हमारे साथी, हमारे दोस्त जनाब साजिद भाई अभी बड़ी बड़बड़ा के जंगेज तकरीर कर रहे थे। मुफ्ती हारून साहब, प्रमोद लेवे साहब, हमारी महिला अध्यक्ष संगीता महाजन जी, यासीन पहलवान साहब, गबनू मेंबर साहब, अमीन भाई मुल्तानी, डॉक्टर मोबिन अशरफी साहब, डॉक्टर राबिद अहमद साहब, पटेल बिरादरी के तमाम जिम्मेदारान, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कुंजू अग्रवाल साहब, प्रमुख साहब जो जालना से चल आए हैं, शाहिद साहब जो मुंबई से मेरे साथ चल आए, जुल्फिकार आजमी साहब, स्टेज पर बैठी तमाम मौजूद हस्तियां, बहुत बड़ी तादाद में बैठे मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है। यकीन जानिए, जैसे अभी इन्होंने शेर पढ़ा था, मैं उस शेर को दोहराता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारनामा बनता गया। मैं आज से नहीं, साजिद भाई मैं आपकी तरह से व्यापारी आदमी था। मेरे खानदान में किसी आदमी ने सियासत नहीं किया, लेकिन मैंने बचपन से पढ़ा है, मैंने भी मदरसे में पहले तालीम हासिल किया कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो मखलूक की खिदमत करना। मैंने सिर्फ मुंबई में किया। 1992-93 के फसादात में मैंने जली हुई लाशों को कफन और दफन करने के लिए लोगों का आगे हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात के रकम जमा कर दी, उनको कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश किया। मैंने सिर्फ ये कोशिश किया कि जो लोग बेचारे अपने इलाकों में फंसे हुए उनको निकाल कर कैसे मैं महफूज जगह पहुंचा सकूं। मुझे याद है शरद पवार साहब मुंबई में बैठे, एक बार 10 बार उनके पास गया। पवार साहब बहुत बड़े आदमी है, वो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष है और देश के बड़े नेता है। मुझे याद है जब मुंबई के अंदर शिवसेना को लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारो और सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करो, तो शिवसेना के लोग जाकर मंदिर में घुस करके वहां पर महाआरती करते थे। खुदा की कसम मैंने पवार साहब से कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग उस महाआरती में जाकर रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाएंगे। हम मुफ्ती कराम, हम उन भिंडी बाजार के मुसलमानों को जिनको आप कट्टरपंथी कहते हो, उनको लेकर जाएंगे मंदिर पर, उनको भाइयों को ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, लेकिन उनको कहिए कि वो पूजा करें। किसी पूजा में ये नारा नहीं होता कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो पवार साहब ने कहा था, ये शिवसेना वाले कहते हैं कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारो, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद करो, उसके बाद हम महाआरती बंद करेंगे। हमने कहा पवार साहब मुझे बताइए, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था तो मुंबई की आबादी कितनी थी, और आज 1992 में मुसलमानों की आबादी कितनी हो गई? मुफ्ती साहब कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम घरों में नमाज पढ़ते हो कि मेरा दिल होता है मैं घरों को जला दूं, निकलो घर से मस्जिद में नमाज पढ़ो। और आपने 1947 से लेकर 1992 तक कितनी नई मस्जिदों का परमिशन दिया?
खुशी है कि जलगांव में बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मिल्लत और कौम के लिए मर जाना चाहते हैं। जलगांव में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मिल्लत और कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1977 में जब सीमी बनी थी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इसलिए बनी थी कि जो बच्चे बेगुनाह रमा हो जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। इस तरह से जो बच्चियां जिनकी शादी नहीं होती उनको कैसे मदद की जाए। बहुत पढ़े लिखे बच्चे जब अमेरिका में वो बिल्डिंग जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, मुझे बड़ी हंसी उस दिन आई। अमेरिका कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जो उनकी बिल्डिंग बनी है वहां परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं देखा है हवाई जहाज में क्या है। हवाई जहाज तो रडार के अंदर रहता है, पूरा का पूरा कहां चलता है कहां जाता है देखा जाता है। और पूरी दुनिया में अगर सुई भी गिर जाए तो अमेरिका की इतनी बड़ी टेक्निक है कि सब देख लेता है। बेचारा हवाई जहाज हुआ, आगे पूरी बिल्डिंग को मार दिया और कहीं उनको। तब मुझे लगा, मैंने कहा उस दिन कि तुम सुपर पावर बनते हो। सुपर पावर तुम ही, मेरा मालिक सुपर पावर। याद रखना, जब अमेरिका की बिल्डिंग पर हमला हुआ तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया। सबसे पहले अगर सीमी को बैन कराने की किसी ने बात किया तो राष्ट्रवादी के नेता छगन भुजबल, जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आवाज लगाई कि सीमी को बैन कराओ। यकीन जानिए, मैं नहीं बल्कि पूरा मुसलमान, पूरा इंसाफ पसंद शख्स कभी भी किसी ऐसी जमात को हिमायत नहीं कर सकता जो जमात दहशतगर्दी में मुलविस हो। मेरा सगा भाई भी अगर गलत काम कर रहा हो तो मैं कभी उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने देखा है और मेरे क्यूरियोसिटी में बेचैनी होती है खुदा की कसम। जब भी कहीं ब्लास्ट होता है तो मैं कोशिश करता हूं पता लगाऊं कि कहीं वाकई मुसलमान इसमें शामिल है। इसलिए कि मुझे पता गया था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन बाहर अखबार में छपता था कि अबू आसिम आर्मी सबसे बड़ा दाऊद इब्राहिम का साथी जिसने बम ब्लास्ट किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं इतना बड़ा छप रहा मेरे खिलाफ। तो मैं पता लगाता हूं कि वाकई सच्चाई क्या है। सीमी में बैठ लगा, जब सबसे पहले 6 लोग पकड़े गए होंगे कुर्ला में, जिस रात में बैंड लगा और अपने लड़के पकड़े गए तो मैं कुर्ला गया और मैंने कुर्ला में जाकर के पुलिस स्टेशन पे कहा कि भाई किसको पकड़ा आपने? तो कहा कि वो लोग हथियार लेकर सोए। मैंने हथियार लेकर सोए? कौन सा हथियार? बोले छुरी। मैंने कहा मुंबई में सिक्योरिटी थी तो जब मैं आया था ना, तब उस वक्त जो है रामपुरी चाकू चलता था, ऐसा बटन दबाव कर दे खुलता था, ऐसा खुला कर आवाज करता था। तो जो दादा लोग थे ना महल्ले के, तो वो चाकू लेके चलते थे, किसको चाकू से वार करते थे। थोड़ा और तरक्की हुई ना तो चाकू खत्म हो गया, कट्टा आ गया, तो कट्टा चलने लगा। और थोड़ा तरक्की दिन बढ़ाना तो रिवॉल्वर आ गई, और दिन बढ़ा तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक पिस्टल आई, उसके बाद और चला AK-47, AK-56 आ गई और अब बम आ गया। तो मैं बोला ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो लश्कर तैयबा और ISI के साथ मिली हुई है, वो छुरी लेके सो रही थी यार, उल्टा ने कहा। तो मैंने कहा पुलिस मुझे मिलना उन 6 लोगों से जो पकड़े गए, जो सीमी के दहशतगर्द है, मुझे मिलना है उनसे। कहा नहीं मिलने देंगे। क्या बाप मिलाएगा, मैं मिलूंगा। मुझे पुलिस वालों ने धक्का मार दिया। मैंने कहा बेटा किसको धक्का मारा? मैं चौकी के सामने 4 आदमी के साथ बैठ गया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने लगा। 1 से 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50 और हजारों लोग आते चौकी के सामने मेरे साथ बैठे। कमिश्नर ने कहा वो आदमी बहुत ही जिद्दी आदमी है, इसको मिला 6 आदमियों से। जब मैं चौकी के पीछे गया लॉकर में, खुदा की कसम जब मैं नौजवानों से मिला, डॉक्टर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लड़के, मैंने कहा आप लोग हथियार लेकर सोए थे? कहा कि हम लोग छुरी कपड़े में लपेट करके सीमी की ऑफिस में, इस्लामिक मूवमेंट की ऑफिस के अंदर कबाड़ में रखी हुई थी,
जब उसमें पाबंदी लगी, रेट पड़ी, तो इन्होंने वो छुरी जो है कबाड़ में जो कपड़े में लपेट के रखी हुई थी, जो हम लोगों ने बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए रखा था, और इस लालच में हम रखते हैं कि जब कुर्बानी होती है तो जाकर हम लोगों की कुर्बानी अपने हाथ से करके वो चमड़ा ज़कात और खैरात में ले लेते हैं और उसे बेचकर मुस्लिम कौम के यतीमों की मदद करते हैं। ये कौन उनका? मैंने कहा मेरे घर में छुरी है, और हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मुसलमान के घर में छुरी है कुर्बानी करने के लिए। ये दहशतगर्द नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं हमारा अच्छा सरकार से, और मैं यहां के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कब तक आखिर क्या गलती है हमारी? ये कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार चल रही है। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि आज तुमने सीमी के ऊपर पाबंदी लगाया, सीमी का मुकदमा चल रहा है। अभी 3 साल पहले ट्रिब्यूनल ने, दिल्ली की ट्रिब्यूनल ने, गीता मित्तल नाम की एक जज ने जजमेंट दिया, 250 पेज के जजमेंट पे लिखा कि सीमी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और सीमी के ऊपर से आज का आज बैंड उठा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो वोट लेती है उनसे, और वोट लेकर के अपने आप को शर्मा दिखाती है, तुमने बीजेपी और शिवसेना नहीं, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है जिसने जाकर सुप्रीम कोर्ट से एक दिन के अंदर फिर बैंड लगा दिया, जो आज तक बैंड लगा हुआ है। लेकिन आरएसएस के ऊपर बैंड लगा था 1992 में बागमती शहीद होने के बाद, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत लगा, बैंड से उठाओ। कांग्रेस पार्टी ने तालियां बजाकर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, और सुप्रीम कोर्ट में वापस आरएसएस पर बैंड लगाने ले गई, लेकिन सीमी पर बैंड लगाने गई। मुझे बताइए ये सेकुलर है क्या? ये सेकुलर कैसे हो सकते? इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मैं बाबा चिल्ला रहा हूं, मैं हाउस में था, इंदू मिल की जगह 12 एकड़ मुंबई में इंदू मिल की जगह पे बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनना चाहिए। सबने चिल्लाया। हमारा नवाब मलिक एक मंत्री है, आप तो मंत्री नहीं, बेचारा छीन गई मंत्री की कुर्सी उससे। सुरेश दादा जैन और नवाब मलिक की इंक्वायरी हो रही थी भ्रष्टाचार, तो बेचारा मंत्री नहीं बन पा रहा। तो नवाब मलिक ऐसा चिल्लाया कि हमारे स्पीकर ने नवाब मलिक को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया कि हाउस में इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकते। कहा बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए स्मारक की जगह नहीं मिली, मजा ले। लेकिन मैंने पूछा, राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, और मुझे याद है कि जब उन्होंने पार्टी शुरू किया था, जब मुसलमानों के वफद उलमाए कराम ने उनको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हमको आप महाराष्ट्र में मजबूत करो। हम मुसलमानों का इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो 65 एकड़ जमीन मुसलमानों के बाप दादा की खरीदी हुई थी, वो जो सरकार ने कब्जा कर लिया है, वो जगह हम मुसलमानों को वापस दे देंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला कर कह रही है कि मुसलमान इस देश में दलितों से, एससी और एसटी से भी ज्यादा बेगुजरा हो गया, उसको जगह नहीं देंगे कॉलेज की। लेकिन वो मुसलमानों का जो मुसलमानों के बाप दादा की जायदाद सरकार ने कब्जा किया है, बार बार कांग्रेस और एनसीपी ने ऐलान करने के बाद आज तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है यार, हमारी इज्जत क्या है, हमारी इज्जत क्या है? आपने दलितों को आपने जो है इंदू मिल की जगह दे दिया। मैं भी मांग रहा था, मुझे अच्छा लगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक के लिए अगर जगह दी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे बाप दादाओं की जमीन तुमने कब्जा किया है, इसलिए मैं आपके पास से कराया। क्यों वोट देंगे इनको? हमारी सरकार यूपी में है, बहुत मामला में चला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर। तुम्हारा कलेजा फट रहा है बेटा, तुम्हारा कलेजा फट रहा है कि कैसे मुसलमानों को इस देश में कोई पार्टी मदद कर रही है। यकीन जाना, मैं कसम खाकर बोलता हूं, जो स्कीमें समाजवादी पार्टी ने निकाला है ना, हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जाओ सिर्फ इंटरनेट दबाओ और यूपी का बजट देखो। यूपी में माइनॉरिटी को बजट 2,928 करोड़ रुपया दिया गया। कितना मुफ्ती साहब? 2,928 करोड़। महाराष्ट्र में कितना दिया गया? 280 करोड़। ये जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनसे पूछो
कि तुमने जो अखिलेश सरकार ने माइनॉरिटी मुसलमानों को बजट कितना दिया है, उनके बाप को ही बोलना पड़ेगा कि 2,928 करोड़, क्योंकि वो छपा हुआ है, उसकी किताब है। और कांग्रेस ने कितना दिया है? 280 करोड़। कहां राजा भोज, कहां गुंगू तेली। क्या मुकाबला करेंगे ये? 30,000 रुपया जो बच्ची 10वीं क्लास पास करेगी और मुसलमान होगी, लोगों ने कहा मुसलमानों को क्यों, दूसरों को 20,000 और मुसलमानों को 30,000 क्यों? मुलायम सिंह जी ने कहा इसलिए कि राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं मुसलमान बच्चियों को 30,000 रुपए दूंगा ताकि वो बच्चियां भी आगे पढ़ लिख करके अपना कुछ कर सके। कोई बोलते झूठ रहे? एनसीपी का कोई लीडर अपनी मां का दूध पिया है तो झूठ बोलते हो, खुदा की कसम उसी दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। कहते आप वासिम जज्बाती बात करते हैं, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, वो भी करूंगा, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं 1 to 1 जो छपा हुआ जो हो रहा है। तुम लोग यूपी में फसाद करवाना चाहते हो, इसलिए राहुल गांधी बेचारा बहुत कोशिश किया हेलीकॉप्टर में उड़ के यूपी में। मैं भी 8 दिन के लिए वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी के पास एयरपोर्ट पे सुबह सुबह हम लोग जाते थे वोट मांगने के लिए, राहुल गांधी भी जाता था। जब मैं देखूं तो उसकी मीटिंग में 500 आदमी, मेरी मीटिंग में 5,000 आदमी। मैंने कहा यार मैं तो बड़ा छोटा आदमी, राहुल गांधी तो बेचारा जवाहरलाल नेहरू की खानदान का अपने आप को कहता है, लेकिन खानदान दूसरी है उसकी। खानदान बाप से चलती है, लेकिन ये मां से चला रहा है। अच्छी अच्छी जो है ना रूट और कलवी थ्रू। तो मैंने बोला एक इसकी फिल्म वाली फिल्म की नगमा, तो नगमा थी वहां पे। मैंने कहा नगमा तू क्या कर रही है, मुंबई छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? बोले कांग्रेस की ओर मार रही हूँ। मैंने कहा ठेका मिलेगा, नाराज है मेरे से। तो कहा कि क्या बात क्या? मैंने कहा सुन, अगर 35 सीट से ज्यादा मिल जाएगी ना तो गुलामी दिखाएंगे, गुलामी, क्योंकि देश ने कांग्रेस को पहचान लिया है। उत्तर प्रदेश वो जगह है जिस तरह से मेढक को तैरने सिखाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत है। उस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी वोट मांगने गए हैं ना, अगर 403 सीट है यूपी में, अगर 35 सीट से ज्यादा मिलेगी गुलामी दिखाऊंगा। कहा लिख के दोगे? मैंने कहा जल्दी कागज दो, लिख के दे दिया। कसम खुदा की कागज पे लिख के दे दिया। मोतीलाल वोरा थे, ये क्रिकेट वाला करता है राजीव शुक्ला था, वो भी साला, सॉरी यार गलत बात नहीं बोलना चाहिए, वो भी हिलता रहता है जब वो उसका आदमी खड़ा रहता है। अगर प्रियंका गांधी को खांसी आए तो रुमाल जल्दी हो, ये धंधा इन लोग। तो जब इलेक्शन आया मैं बोला यार मैं तो लिख दिया हूं कहीं सारा ज्यादा मिल गया तो क्या होगा। मैं देखा तो खाली 28 सीट मिली, 35 भी नहीं मिली। पूरा देश पहचान दिया कांग्रेस को। 224 सीट समाजवादी पार्टी की आई है, और अभी सर्वे आया 2 दिन पहले कि आज एज इट इज टुडे, आज की जो सिचुएशन देश में है, अगर आज इलेक्शन हो जाएगा तो मुलायम सिंह यादव दिल्ली की गद्दी पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पवार साहब, मुझे वो दिन याद है पवार साहब, जब मैं दिल्ली में आपसे मिला था प्रधानमंत्री के डिनर पर। मैं एमपी था और मैंने मुंबई के बीरा रोड के, क्या नाम उनका, अताउर रहमान साहब, बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 75 साल की है, जब मुंबई की पुलिस ने अताउर रहमान साहब की बहू और अताउर रहमान साहब को उनके बेटों के सामने पुलिस स्टेशन में नंगा कर दिया था, बेटों को डंडे से मारा जा रहा था और बाप को नंगा सामने खड़ा कर दिया गया था कि बाप को नंगा करके बेटों को जज्बाती तौर पर मार मार के कबूलाया जा रहा था कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को तो कबूल कर। बच्चे चिल्ला रहे थे हमने ये ब्लास्ट नहीं किया है, तो बाप को नंगा खड़ा किया गया। जब बच्चे नहीं माने तो उसकी बहू को, यानी बच्चों की भाभी को ला करके बुर्का, उसने बुर्के में थी वो, उसने कहा कि तुम बुर्का उतारो, उसने कहा मैं किसी गैर मर्द के सामने बुर्का नहीं उतार सकती। तो पुलिस वाले ने उसका बुर्का हाथ में उठा
उसके बेटों को फेंक दिया और कहा कि अब तुम लोगों ने लाश को कबूल नहीं किया और तुम्हारी भाभी के साथ हम क्या करते हैं ये बताएं। मैं गया दिल्ली में कि आज मैं बात करूंगा पवार साहब से कि मुंबई में क्या हो रहा है। मेरे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब थे, उबैदुल्ला आजमी साहब भी एमपी उस वक्त थे, सारे लोग मेरे साथ थे। जब मैंने पवार साहब से कहा कि पवार साहब मुंबई में बहुत गड़बड़ हो रहा है मुसलमानों के साथ, कहा हुआ तुम राजनीति मत कर। मैंने कहा मैं राजनीति तो कर रहा हूं, मैं सियासी आदमी हूं, मैं एमपी हूं, आप भी एमपी हो, मैं भी एमपी हूं। मैं आपसे एक जुल्म के बारे में कहा गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे कहा मौलाना मदनी साहब ने कि पवार साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा लीडर इस तरह थर्ड क्लास बात करेगा। मैंने उसी वक्त फोन किया मुंबई मेरे ऑफिस में, अताउर रहमान साहब उसकी बहू को दिल्ली भेज टिकट बुलाया। मैंने कभी भी ये लोग पार्लियामेंट नहीं गए थे, मैंने इन दोनों को पकड़ा, पार्लियामेंट के अंदर लेकर गया। पार्लियामेंट में जितने एमपी बैठे हुए थे उन सबको बुलाया मैंने और मैंने कहा कि इनकी दास्तान, इनकी ज़बानी सुनो। इन्होंने रो रो कर बताया कि मेरे साथ कल मुंबई में क्या गुजरा। जब मैंने इसकी कंप्लेन किया, हम लोग सब एक साथ उनको लेकर के प्रधानमंत्री के ऑफिस में बिना परमिशन के घुस गए। हमने बताया कि मुंबई में यह हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस्मानी नाम के, जावेद उस्मानी नाम के सेक्रेटरी को, जो आजकल उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाया और कहा कि सारी बात नोट करो और महाराष्ट्र सरकार से कहो कि क्या हो रहा है। विलासराव देशमुख नहीं जिंदा है। फिर मैं सारे एमपी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के पास गया कि ये हुआ है। वहां पर एटीएस के चीफ रघुवंशी बुलाए गए, वहां पर एएम राय बुलाए गए, वहां पर पसरीजा बुलाए गए, होम सेक्रेटरी बुलाए गए, सारी दास्तान उनके सामने कही गई। थोड़े दिन के बाद मैंने बुलाया अपने इनको अताउर रहमान साहब, मैंने पूछा कि चाचा क्या हुआ, कुछ आपको इंसाफ मिला? कहा कि हाँ, मुझे चौकी में बुलाया गया और गाली दी गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी अबू आजमी के साथ पार्लियामेंट जाने। इसके बाद मैंने देखा कि करकरे साहब ने गिरफ्तार किया ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, पुरोहित को, पांडे को। जैसे ही दयानंद पांडे, पुरोहित वगैरह पकड़े गए, एक तरफ दिल्ली से बोला अडवाणी, मुंबई से बाल ठाकरे, गुजरात से नरेंद्र मोदी, तो यही प्रधानमंत्री जिसके पास में 30 एमपी लेकर गया था, ये दास्तान सुनाने के लिए कुछ मदद नहीं किया। लेकिन उसी वक्त मैंने देखा कि इनके आवाज के ऊपर, इनकी डिमांड के ऊपर हेमंत करकरे को दिल्ली बुलाया गया और हेमंत करकरे से कहा गया कि तुम एम.के. नारायणन जो इस देश की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया। क्या फर्क है? हमारे साथ ये जाती, इसलिए मैं आपके पास चलकर आया हूं। यहाँ पे हैं दो दलाल, मैंने ऐसे कीड़े मकोड़ों को बहुत देखा है। अगर आप की तरफ आंख उठी ना, मैं ऐसे हाथ को खोल कर दूंगा मुफ्ती साहब। अबू आसिम जिसका नाम है, कमजोर आदमी नहीं है, लेकिन मैं सियासी ताकत बनाना चाहता हूं कि मैं जहां जाऊं वहां के एसपी साहब भी मुझे सलाम करें। जब मैं यूपी जाता हूं ना, मैं एक टेलीफोन करता हूं उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में कि डीएम साहब ये काम करो, डीएम साहब खड़े होकर मुझसे बात करते हैं। लेकिन मैं अगर जलगांव के डीएम से बात करूं तो कहते हैं अबू आसिम